चलिए, तो पहले हम जो बात कर रहे थे क्वेश्चन स्विच के हेल्प से इम्प्लीमेंट करने की, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर स्विच के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, एक वैल्यू यूजर से पूछनी है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन डेज प्रिंट करने हैं। अब केसेस किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, वो विजिबल कराने के लिए हमने एग्जांपल में ऐसा किया था कि अलग अलग ऑर्डर में दे रहे हैं। अदरवाइज आप जब इम्प्लीमेंट आपको ही करना है तो चॉइस आपकी अपनी है। हो सकता है आप इस तरीके से प्रोवाइड करा दें, केस 4 प्रोवाइड कर दिया, जैसे ये था केस 4। केसेस की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए सेम स्विच के अंदर। केस 4 ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे केस 4 था, दूसरी जगह पे फिर से केस 4 मिल गया उसी स्विच का। उसी सेम स्विच का केस 1 एक ही होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा। अगर देने हैं तो एक एक ही होनी चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। केसेस ये किसी भी ऑर्डर में प्रोवाइड किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट जो केस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ केस कीवर्ड यूज में नहीं लेना होता। डिफॉल्ट कीवर्ड इटसेल्फ डिफॉल्ट केस को स्पेसिफाई कर देगा, बस डिफॉल्ट के साथ कॉलन। जबकि बाकी केसेस स्पेसिफाई करने का तरीका केस कीवर्ड, कौन सा केस, वो वैल्यू और साथ में कॉलन। और ये जो हम बात कर रहे हैं केस डिफाइन करने का ये तरीका, ये कंपाइल टाइम पे नोट हो जाता है। एग्जीक्यूशन टाइम पे जहां पे ये नोट हुआ ना कंपाइल टाइम पे कि कौन से इंस्ट्रक्शन से केस 1 स्टार्ट हो रहा है, कौन से इंस्ट्रक्शन से केस 2, डायरेक्ट ये वैल्यू चेक करते हुए, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेक करते हुए डायरेक्ट वहां पे जंप प्रोवाइड कर देगा, इसलिए ये इफ एल्स से फास्ट रहेगा। तो ये अलग अलग केसेस जितने भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब प्रोवाइड किए जा सकते हैं। किसी भी स्विच में डिफॉल्ट केस का होना कंपलसरी नहीं है, सिंटेक्स वाइज कंपलसरी नहीं है। हमें लॉजिकली रिक्वायर्ड अगर लगता है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। लॉजिकली रिक्वायरमेंट होने पे हम डिफॉल्ट केस प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट केस नहीं देंगे तो एरर शो कर देगा, सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है। जबकि वहीं अगर बात करें हम ब्रेक कीवर्ड की, तो ब्रेक कीवर्ड भी लॉजिकली रिक्वायर्ड होता है, तो हम काम में ले रहे हैं, जो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यूजफुल लगे। पर ब्रेक कीवर्ड काम में लेना सिंटेक्स वाइज कंपलसरी नहीं है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट होने के कारण हम काम में ले रहे हैं। बाकी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था हमारा, उसे कुछ इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे हमने केस 1 दिया, केस 1 में प्रिंट करवा दिया संडे, ब्रेक कीवर्ड। केस 2 मंडे दिया और ब्रेक कर दिया केस 2, जिससे कंप्लीट हो जाए और डायरेक्ट स्विच से बाहर आ जाए। क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं देंगे तो जो भी केस 2 पे आएगा वो केस 3 के अंदर भी घुस जाएगा, और यहाँ जब केस 3 कंप्लीट होगा तब ब्रेक मिलने पे स्विच से बाहर निकलेगा। जबकि हम चाहते हैं केस 2 पे जो आए वो यहीं से ही बाहर निकल जाए, तो ब्रेक प्रोवाइड कर दिया। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जो होता है या तो लूप का या स्विच का। स्विच के अंदर आया है, स्विच का कंसीडर हो रहा है, तो स्विच से बाहर निकाल देगा। इस केस में अगर एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू देते हैं 1, संडे आता है। इसी के एक्सिक्यूशन में 2 देते हैं वैल्यू, तो मंडे आ जाता है। इसी के एक्सिक्यूशन में अगर हम 3 दे रहे हैं तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा होगा। जबकि हम अगर 1 से 7 के अलावा कोई और वैल्यू दे देते हैं, जैसे 9 दे दिया, तो इनवैलिड इनपुट आ रहा है डिफॉल्ट के अंदर जो प्रोवाइडेड है। तो क्या है हमारे पास ये स्विच का सिंटैक्स, अगर उसे आप सभी समझ पा रहे हैं तो स्विच का सिंटैक्स है ऐसा कि यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है सिलेक्शन परफॉर्म करने वाली एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जिससे सिलेक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक। एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट वाले केस पे ये जंप करेगा। और ये जो केसेस हैं उन केसेस के अंदर होते हैं स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स कितने भी दे सकते हैं। ब्रेक लॉजिकल रिक्वायरमेंट होने पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर लॉजिकली रिक्वायर्ड है ब्रेक तो ब्रेक प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज ब्रेक प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं है। और समझने के लिए अभी के लिए अगर हम ये लिखते हैं केसेस प्रोवाइड करने का तरीका, केस वैल्यू, इस तरीके से केसेस, मल्टीपल केसेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, जो भी वैल्यू देना चाह रहे हैं वो वैल्यू।
और यहाँ पे ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी में डिफॉल्ट केस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। डिफॉल्ट केस देने का तरीका डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ। इस पर्टिकुलर जो स्विच का सिंटैक्स की जो हम बात कर रहे हैं, इस स्विच के सिंटैक्स में स्विच हमारे पास कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड है। ये जो हम बात कर रहे हैं केसेस प्रोवाइड करने की, ये होपफुली आपको आइडिया लगा। इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसके इक्वल वैल्यू पे ये जंप कर देगा। यूजफुल फॉर इक्वलिटी ऑपरेशंस। साथ के साथ ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसके इक्वल वाले केस पे प्रोवाइड कर देगा। ये जो हम केस वैल्यू की जो बात कर रहे हैं, केस वैल्यू की अगर खास बात करें तो ये केस वैल्यू जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये वेरिएबल नहीं हो सकती। केस वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, और कांस्टेंट भी कौन से, तो ओनली इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट सोचा गया, कैरेक्टर उसके आस्की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वर्क कर जाता है। तो इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ ये वर्क कर जाएगा। साथ के साथ ये जो भी आप केस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब क्या, केस 2.0 नहीं दे सकते आप कभी भी। फ्रैक्शन पार्ट के साथ ये केसेस प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। केस ए नहीं दे सकते, ए नेम के वेरिएबल में भले ही 4 आपने दे रखा है तो भी आप ये केस नहीं दे सकते, वेरिएबल अलाउड नहीं है। यहाँ कोई ना कोई वैल्यू अलाउड जो है वो होनी चाहिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर, आइदर इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। साथ के साथ ये जो केस वैल्यू है इसकी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। इनकी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होना कंपलसरी नहीं है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 7, केस 5, केस 4 कुछ भी हो सकता है, रैंडम ऑर्डर में प्रोवाइड किए जा सकते हैं, बस डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। और ब्रेक और डिफॉल्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो लॉजिकल रिक्वायरमेंट होने पे हम काम में ले रहे हैं। ब्रेक और डिफॉल्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है हमेशा के लिए, बट आपकी जो लॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आप इन्हें काम में ले सकते हैं। और ये जो अभी हमने स्विच का ये एग्जांपल जो देखा वीकडे के करस्पॉन्डिंग, सिमिलर एग्जांपल अगर हम मंथ के करस्पॉन्डिंग की भी बात कर रहे हैं, वीकडे के करस्पॉन्डिंग हम मंथ वाला काउंट अगर कहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम नंबर ऑफ डेज प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे 1 जनवरी होता है हमें पता है, लेकिन हम प्रिंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ डेज, तो 31 डेज केस 1 के लिए। साथ के साथ केस 3 के लिए भी होपफुली आप सबको पता है, ये केस 5 के लिए भी यही देना चाहते हैं, केस 7 के लिए भी यही, अलग अलग केसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच में ब्रेक दिया ही नहीं। तो केस 1 वाला यहाँ पे आता है और यहाँ से डाउनवर्ड आगे जाता है, ब्रेक हमने जानबूझ के नहीं दिया, डायरेक्ट आगे ये जाता जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हम आगे के केसेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड थे, जैसे केस 8 के लिए, 10 के लिए और 12 के लिए भी हमने प्रोवाइड कर दिया। वहीं अगर केस 2 की बात कर रहे हैं तो हमने प्रोवाइड कर दिया इसे 28 और 29 डेज। अभी हमने वो कंपैरिजन करके नहीं चेक किया, केवल ऐसे ही बता दिया कि या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं अगर मंथ फेब्रुअरी अवेलेबल है तो। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बाकी केसेस के करस्पॉन्डिंग, जैसे केस अगर हमारे पास है सपोज ये 4, 6,
9 एंड 11, तो उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं 30 डेज वाला ये मैसेज। कुछ इस तरीके से भी आप स्विच काम में ले सकते हैं, जहां पे अगर आपको मंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप कर सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज हैं, वो मंथ का नंबर यूजर से पूछा और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज प्रिंट कर। इस प्रोग्राम को अगर हमने किया है कंपाइल, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हम देते हैं यहाँ पे जैसे सपोज 3 मार्च के लिए, और मार्च में होता है 31 डेज, ये मैसेज हो गया। इसी एग्जीक्यूशन में अगर हम दे देते हैं सपोज 7, तो 7 में भी 31 डेज। ध्यान से समझना, केस 3 पे जाता है तो डाउनवर्ड आगे जाता है, केसेस तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, काम ये करेगा, और ये मिलते ही ब्रेक मिला, तो चाहे केस 1 पे गया तो भी ये यहाँ पे प्रिंट करके फिर ब्रेक मिलेगा, केस 7 पे भी गया तो भी डाउनवर्ड आगे जाके ये प्रिंट करेगा और फिर ब्रेक मिलेगा। इन सब के लिए कॉमन कोड हमने प्रोवाइड कर दिया। मल्टीपल केसेस को कॉमन कोड देने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कभी अगर रिक्वायर्ड हो तो। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर हम 2 प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू, तो ये मैसेज आता है, और इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं सपोज 6, तो उसके करस्पॉन्डिंग 30 डेज, या इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं 11, तो उसके करस्पॉन्डिंग 30 डेज। और सिमिलरली जैसा आप यहाँ तक देख चुके हैं, 35 अगर दे देता है तो डिफॉल्ट पे जाके इनवैलिड इनपुट वाला मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो स्विच जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसके लिए आज इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको एक क्वेश्चन साथ में कह रहे हैं कि यूजर के सामने आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 डिवीजन, और फिर आपको क्या करना है, यूजर से पूछनी है उसकी चॉइस। यूजर चॉइस अगर देता है सपोज 3, यूजर से चॉइस पूछी, और चॉइस अगर यूजर ने दी है सपोज 3, तो उस केस में आप यूजर से 2 वैल्यू पूछते हो। उन 2 वैल्यू, या अगर यूजर ने दी है सपोज 5 एंड 4, तो आप उनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंट कर देते हो, रिजल्ट इक्वल 20। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा। पहले ये मेन्यू प्रिंट करवाया और जो चॉइस यूजर ने दी उसके करस्पॉन्डिंग स्विच अप्लाई किया, और जिस भी केस में गए उसके करस्पॉन्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले केस पे गए, केस 3 में, तो 2 वैल्यू यूजर से पूछी, 2 वैल्यू यूजर ने दिया, वो सपोज ए और बी में रख ली, उनका मल्टीप्लिकेशन करके प्रिंट कर दिया। जबकि केस 2 पे अगर जाते तो ए और बी पूछते और उनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके प्रिंट कर देते, एंड सो ऑन। तो आराम से ट्राई करना। आज के लिए सी प्रोग्रामिंग में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए। थैंक यू।